सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशु वर्मा और आज हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो कोर्स स्टार्ट किया था उसका हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक है हमारा डाइपोल। तो यहाँ पर हम लोग डाइपोल के बारे में डिटेल में सारी चीज़ें एनालिसिस करने वाले हैं। तो बेसिकली अब अगर आप लोग आधे घंटे ये लेक्चर पढ़ने वाले हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं ना इसमें। तो पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डाइपोल क्या होते हैं और डाइपोल मोमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, किसी डाइपोल की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, किसी डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। अगर हम लोग किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस डाइपोल पर क्या कैसे फोर्सेस लगेंगे, डाइपोल रोटेट करता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर डाइपोल का टॉपिक हम लोग पढ़ ही क्यों रहे हैं, हमें ज़रूरत क्या है डाइपोल्स वगैरह पढ़ने की, है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को तब अच्छा लगेगा, तब आपको इंटरेस्टिंग लगेगा जब हम पहले ये समझ लें कि डाइपोल्स एक्चुअली होते क्या हैं। ओके, तो देखिए मेरा ये लेक्चर जो है मेरा मतलब पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जो मैं सीरीज मैंने पढ़ाई है, लगभग 13 से 14 लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। गॉस थ्योरम तक लास्ट में मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये लेक्चर आप लोगों के लिए पूरी सीरीज जो है 12th और जेईई मेंस और नीट लेवल की है ना। तो मैं यहाँ पर बहुत बेसिक चीज़ें जैसे कि डेरिवेशंस हैं, तो बहुत ईजी से डेरिवेशंस हैं लंबे लंबे, उनको मैं अवॉइड करूँगा क्योंकि ऐसे डेरिवेशंस आपको हर एक बुक में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पर सर्च करिए तो आपको सबसे पहले डायरेक्ट डेरिवेशन ही मिल जाएंगे। तो हर जगह पर ये सब चीज़ें हैं आसान से ना। तो हम लोग आसान चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपको तरीके बताऊंगा, स्मार्टनेस वाले तरीके। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि एक नॉर्मल सा डेरिवेशन है, सिंपल सा, जो क्लास 10th का बच्चा भी देख के बुक में समझ जाए। 10 मिनट लगाएंगे उस पर, एक फार्मूला लास्ट में लेके आएंगे छोटा सा। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि 10 मिनट नहीं लगाना है हमें 10 सेकंड में हम लोग कैसे वो फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग जेईई मेंस के पेपर में बैठे हैं तो जरूरी, तो ऑब्वियस सी बात है, आप कंप्यूटर नहीं है, आपको सारे फार्मूले याद नहीं होंगे। तो हमें तरीके चाहिए, हमें स्मार्टनेस चाहिए, कैसे हम लोग दिमाग लगा के बिना डेरिवेशन के हम लोग फार्मूला फाइंड कर सके ना। तो ये सारे भी आप लोगों को मैं टिप्स और ट्रिक्स और मेथड्स बताता चलूँगा। ठीक है, तो चलिए पहले आप लोग समझ लीजिए कि डाइपोल्स होते क्या हैं। देखिए, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक, एक चार्ज है हमारा प्लस और दूसरा चार्ज है हमारा माइनस। इनका अगर मैग्नीट्यूड सेम है, मीन्स अगर ये हमारा क्यू चार्ज है, ये भी क्यू, मीन्स या फिर ऐसे समझ लीजिए ये हमारा 2 कूलाम का चार्ज है ना, और ये भी 2 कूलाम का चार्ज है, पर इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन ये -2 कूलाम का है, ये +2 कूलाम का है ना। अब अगर इन दो चार्जेस को हम लोग बहुत पास ले आए, ठीक है, इन दो चार्जेस को उठा के हम लोगों ने कहाँ ले आए, बहुत पास ले आए, तो हमारा ये सिस्टम जो है कहलाता है डाइपोल। ये सिस्टम हमारा कहलाता है डाइपोल। तो बेसिकली कोई भी सिस्टम हमारा डाइपोल तभी कहलाएगा जब वो दो चार्जेस से मिलकर बना हुआ होगा और वो चार्जेस कैसे होंगे, अपोजिट होंगे, साइन में अपोजिट होंगे, नेचर में अपोजिट होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो क्या है कि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम होनी चाहिए। अगर इन दोनों चार्जेस को हम लोग इतनी डिस्टेंस पर रख दें तो वो सिस्टम हमारा डाइपोल नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर इनके चार्जेस इनके अपोजिट हैं लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो हमारा सिस्टम डाइपोल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को डाइपोल पता चल गया। अब हमारा एक क्वेश्चन जानना जरूरी है, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। इससे बेसिकली ऐसे क्वेश्चन समझने से हमें फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है ना। क्योंकि उन बच्चों को फिजिक्स अच्छी नहीं लगती जिनको फिजिक्स लगता है कि फार्मूले से भरी पड़ी है, वही सब फार्मूले पढ़ रहे हैं। अगर आपको रियल लाइफ से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं आप फिजिक्स को, तो आपको इंटरेस्टिंग कभी नहीं लग सकती, आप बोर हो जाएंगे फिजिक्स से। ठीक है, तो देखिए डाइपोल्स हमें पता चल गया। ठीक है, अब बात आती है कि हम लोगों ने अलग अलग से प्लस पॉजिटिव चार्ज पढ़ रखा है पीछे, है ना। हम लोगों ने निगेटिव चार्ज पढ़ा, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पढ़ा, निगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पढ़ा। हम लोगों ने देखा कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, इनकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल, मैंने एक ट्रायंगल बना के बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन किए ना, यहाँ पर एक पॉजिटिव रखा है, यहाँ पर निगेटिव रखा है, यहाँ पर पॉजिटिव रखा है, मान लो इनकी वजह से पोटेंशियल वगैरह, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सेंटर पर, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन अब ऐसी क्या बात आ गई कि हम लोगों ने वही चीज़ अलग से पढ़ रहे हैं। देखिए, दो चार्जेस को पास ही में तो लेके आए हैं, लेकिन हाँ अभी तक हम लोगों ने जो सिस्टम पढ़ा उनके बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा थी। अब जो हम लोग सिस्टम पढ़ रहे हैं डाइपोल, उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, काफ़ी कम। और हाँ, अगर दो चार्जेस को हम लोग काफ़ी पास ले आए तो उनमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, इसीलिए हम बेसिकली इसको अलग से पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ रखी होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। आप लोगों को पता होगा a+b/λ², इसको हम लोग कहते हैं काउची इक्वेशन। ये हमारा बताता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा वो लाइट की
तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करता है, लैम्डा पर, वेवलेंथ पर। अगर हमारा रेड कलर का लाइट है, अगर हम लोगों का ये वाटर है ना, अगर इसमें लोग रेड कलर का लाइट डालें तो रेड कलर का लैम्डा क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो इसके लिए n क्या होगा, कम। फार्मूले पे देखिए, लैम्डा जितना ज़्यादा n उतना कम, ठीक। तो ये हमारा कम झुकेगा इधर की ओर। लेकिन अगर हम लोग ब्लू लाइट डालें, ब्लू, तो ब्लू का क्या होता है, लैम्डा काफ़ी कम होता है। लैम्डा कम मतलब n ज़्यादा, तो ये हमारा ज़्यादा झुक जाएगा, ठीक। अब सोचिए ये लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है। आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि ये जो बदल रहा है लैम्डा के साथ, ये बेसिकली डाइपोल्स की वजह से बदलता है। हर एक मटेरियल, वाटर जो है हर एक चीज़ मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, हर एक चीज़ मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है या फिर एटम से मिलकर बनता है। अब जो हमारी कोई, ये चीज़ समझिए, अगर हमारी कोई चीज़ है, कोई एक तरंग आई ऐसे, है ना, ये क्या है, तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो इसका जो सेंटर है पॉजिटिव, सेंटर को पॉजिटिव को इलेक्ट्रिक फील्ड में ढकेलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव जाएगा। लेकिन इसके चारों निगेटिव भी तो हैं एटम्स में, तो निगेटिव को क्या करेगा, अपोजिट लाएगा। सोचिए पॉजिटिव उधर चला गया, निगेटिव इधर चला आया, तो क्या बन गया हमारा, डाइपोल। समझ रहे हैं आप। तो ये सारी चीज़ें, डाइपोल्स वगैरह जो हैं, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे चल के आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि कैसे डाइपोल जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पैदा करता है। डाइपोल्स की वजह से ही हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, पहला एप्लीकेशन। दूसरा चीज़ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, है ना, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। ये इनमें जो बिहेवियर है, पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, ये भी डाइपोल्स की वजह से होता है। पैरामैग्नेटिक हमारे मटेरियल्स जो होते हैं, उनमें अंदर बहुत सारे डाइपोल्स बन जाते हैं सेम डायरेक्शन में, है ना, इसलिए वो उनमें पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि डाइपोल्स को हम लोग अलग क्यों करके पढ़ रहे हैं, है ना, जबकि हम लोगों ने पहले ही चार्ज वाले सिस्टम्स पढ़ रखे हैं। तो इसका आंसर ये है कि जब दो चार्जेस को काफ़ी पास ले आएँ, तब उनमें स्पेशल कैरेक्टर आ जाता है, एक स्पेशल तरीके का वो बिहेवियर शो करने लग जाते हैं, ठीक है। अब जब आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये सब डाइपोल्स वगैरह थोड़े पढ़ाए जाएंगे कि आपको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पढ़ाया जा रहा है। आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन दिखाया जाएगा, कैसे एक डाइपोल मटेरियल को अफेक्ट कर रहा है ना। तो चलिए अब अपने वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। हमने बात कर ली डाइपोल क्या होता है। दो अपोजिट चार्जेस को, सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस को अगर बहुत पास ले आए तो ऐसा सिस्टम हमारा कहलाता है डाइपोल। अब बात आती है डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट किसी हमारे डाइपोल की डायरेक्शन और उसकी स्ट्रेंथ को दिखाता है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट को बेसिकली हम लोग लिखते हैं, डाइपोल मोमेंट क्या बताता है, डाइपोल एक सिस्टम है पर डाइपोल मोमेंट उस सिस्टम की स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन को दिखाता है। डाइपोल मोमेंट को हम लोग लिखते हैं, आप लोग याद रखिए, आप लोग अगर 12th वगैरह की बुक्स देखेंगे तो आपको लिखा मिलेगा डी क्यू, या फिर आपको मिल जाएगा 2dq, है ना। ये आपको इसका जो है डाइपोल मोमेंट का फार्मूला मिल जाएगा। 2d क्या है, 2d है इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक। अच्छा, इसको आप d भी लिख सकते हैं, चाहे जो लिख लें आप, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो 2d भी हम लोग लिख लेते हैं, ये सेंटर है इसका, इसकी डिस्टेंस पूरी क्या है दोनों के बीच में, 2d। तो इनके डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन, और किसके साथ, किसी एक का चार्ज ले लो। अगर इस पर चार्ज q है तो इस पर -q, तो q वही चार्ज ले लो हमारा ना, चार्ज किसी एक के चार्ज का और दोनों के बीच के डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन जो हमारा क्या कहलाता है, डाइपोल मोमेंट कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या बताता है। मैग्नीट्यूड आपको मिल गया, डाइपोल मोमेंट की हमेशा एक डायरेक्शन भी होती है ना, किसी सिस्टम की। अब क्योंकि ये चार्जेस वगैरह है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन हमेशा याद रखिए इधर की ओर होता है, प्लस की ओर, ठीक। अगर आपको एक चीज़ याद रखनी, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए प्लस है, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की ओर होती है, माइनस है, माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना। लेकिन डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये आपको याद रखने का एक ट्रिक है, तरीका है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहें तो इधर होगी, लेकिन डाइपोल देखिए इधर, है ना। तो हम लोग डायरेक्शन हमेशा लिख लीजिए प्लस से माइनस की ओर, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका यूनिट। यूनिट क्या है, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, मतलब मीटर में लिख लिया मीटर, और ये क्या हो गया, कूलाम, सी, है ना। तो इसको हम लोग लिखते हैं C और M, ठीक, ये हमारा यूनिट हो गया।
तो आप लोगों को डाइपोल समझ में आया और डाइपोल मोमेंट समझ में आया है ना। अभी आगे चलकर हम लोग बहुत सारे सिस्टम्स लेंगे, बहुत सारे चार्जेस लेंगे, सिस्टम का नेट डाइपोल निकालेंगे, सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट वगैरह निकालेंगे ना। यही सारे क्वेश्चन जो है आपके IIT JEE 12th और नीट वगैरह में पूछे जाते हैं। मैं आपको कई सारे तरीके दिखाऊंगा किसी सिस्टम का डाइपोल और डाइपोल मोमेंट निकालने का, है ना। तो चलिए देखते हैं आप लोगों को ये समझ में आई बात। कॉपी करिए इसे। आपको ये बात भी समझ में आ गई कि डाइपोल मोमेंट हमें पढ़ना क्यों है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट का आपको डायरेक्शन वगैरह भी समझ में आ गई, यूनिट वगैरह भी समझ में आ गई। अब चलिए देखते हैं किसी सिस्टम का हमें डाइपोल और डाइपोल मोमेंट निकालना कैसे है। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू समझिए, एक क्वेश्चन के थ्रू समझिए। देखिए हमारा ये एक ट्रायंगल है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, तो आपको समझना जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन को तेजी से सॉल्व करना है, आपको अंदर स्मार्टनेस अगर आपके अंदर लानी है, तो इस क्वेश्चन को ठीक से समझिए। मैं 2 मेथड से आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। किसी सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकालने का 2 मेथड आपको बताऊंगा। आप देखेंगे कि पहला मेथड काफ़ी टफ हो जाएगा काफ़ी जगहों पर, और दूसरा मेथड काफ़ी आसान हो जाएगा। तो देखिए कंपेयर करिएगा आप लोग। -2q यहाँ पे हमने ले लिया +q, यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया +q। हमें इस सिस्टम का लिखना है। क्वेश्चन हमारा फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हमें इस सिस्टम का टोटल डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो डाइपोल मोमेंट मैंने क्या बताया था, डाइपोल मोमेंट क्या होता है। देखिए डाइपोल मोमेंट, किसी एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट मैंने आपको बताया था कि उस डाइपोल के बीच की डिस्टेंस और उसमें चार्ज का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो डाइपोल मोमेंट मिल गया। देखिए इस सिस्टम में कितने डाइपोल्स बनेंगे। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो इस सिस्टम में 2 डाइपोल्स बनेंगे। दो माइनस है यहाँ पर, एक माइनस इसके साथ जोड़ दीजिए, -q +q। एक डाइपोल ये बन गया और एक -q भी बचा इधर, एक -q +q, एक डाइपोल ये बन गया, है ना। क्योंकि डाइपोल के लिए अपोजिट और बराबर के हमें चार्जेस चाहिए। तो हाँ, तो इस सिस्टम में हमारे पास 2 डाइपोल्स मिल गए। ये हमारा पहला डाइपोल एक ये और दूसरा डाइपोल हमारा ये, ठीक है। अच्छा इस डाइपोल की देखिए माइनस से प्लस की ओर डायरेक्शन ये हो जाएगी, इसकी इधर हो जाएगी, है ना। अब अगर सिस्टम का हमें नेट डाइपोल निकालना है, नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है एक्चुअली, तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, पहला हम लोगों ने डाइपोल ये बना लिया +q -q, दूसरा हम लोगों ने डाइपोल ये बना लिया -q +q, ठीक। इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल्स क्या 60 डिग्री। चलिए देखिए पहला वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, पहला डाइपोल मोमेंट ये, पहला P1 हम लोगों ने इसको लिख लिया। क्या लिखेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस a, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके सारी साइड्स क्या है a, इनके बीच की डिस्टेंस मैंने बताया था डाइपोल मोमेंट लिखना क्या है, डिस्टेंस और उनके बीच का डिस्टेंस और उनका मैग्नीट्यूड चार्ज का। तो पहला डाइपोल मोमेंट हमें मिल गया ये, इसकी डायरेक्शन क्या 1 और ये 2, हमने इसकी मान लिया डायरेक्शन 1 की ओर, है ना। ऐसे लिख लीजिए कोई P2 वेक्टर देखिए आप, क्या ये भी ए क्यू डायरेक्शन किधर 2 की ओर, है ना। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 60। अब आपको पता है 2 वेक्टर्स के बीच का अगर हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालना हो तो क्या लिखते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला हम लोग लिखते हैं √ देखिए P1 वेक्टर मॉड ऑफ P1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ P2 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ P1 मॉड ऑफ P2, और इन दोनों के बीच का एंगल cos थीटा, ठीक है। P1 को लिखिए ए क्यू को स्क्वायर करेंगे, क्या मिल जाएगा A² Q² √ है ना, A² Q² प्लस ये भी हो जाएगा A² Q² प्लस 2 AQ क्या मिल जाएगा फिर A² Q², cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 कट गया, रिजल्टेंट क्या आया 3A² Q² √ इसको अगर निकालेंगे बाहर तो √3AQ। डायरेक्शन देखिए ये अभी, क्योंकि रिजल्टेंट हमें मिल गया, इस सिस्टम का नेट डाइपोल मिल गया, है ना, P नेट हम लोगों ने लिख लिया इसका। अब मैंने बताया डाइपोल जो है किसी सिस्टम का डाइपोल मोमेंट वो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, तो मैग्नीट्यूड तो मिल गया, डायरेक्शन क्या देखिए इन दोनों वेक्टर, अगर वेक्टर्स का ये कंपोनेंट लें क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और अगर ये कंपोनेंट दोनों अपोजिट होंगे कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, लेकिन इन दोनों के ये वाले कंपोनेंट जो है वो बचेंगे, वो कैंसिल नहीं, वो जुड़ जाएंगे, तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी -j की ओर, हम लोगों ने लगा लिया -j, ठीक है। अब देखिए ये मेथड जो आपका क्लास 12th की बुक्स में मिलेगा, आप कहीं पर आप देखेंगे तो आपको सारा जगह पे यही मेथड मिलेगा, पर ये मेथड आपको के लिए मुश्किल हो जाएगा।
आपको ऐसी प्रॉब्लम्स को बना के देगा कि आप ये मेथड बहुत टफ हो जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा। कैसे, देखिए कैसी प्रॉब्लम्स बनाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि इस प्रॉब्लम में दिक्कत क्या है। फिर मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा, वो मेथड आपको हर जगह पर आसान पड़ेगा, ठीक है। रिजल्ट याद रखिए, √3AQ - J, ठीक है। देखिए इसका कैसी प्रॉब्लम्स, एक हमारा ये ले लिया स्क्वायर, है ना, ये हमारा स्क्वायर ले लिया, एक सारी डिस्टेंस a है, ठीक है। इधर हम लोगों ने ले लिया -4Q, इधर ले लिया +Q, इधर ले लिया -4Q, इधर ले लिया -Q, इधर हम लोगों ने 5Q, इधर ले लिया इधर हम लोगों ने -2Q ले लिया, -2Q, ठीक, और इधर ले लिया Q। देखिए अब पहले प्रॉब्लम को लगाने के लिए हमें डाइपोल्स काउंट करने पड़ेंगे कि टोटल सिस्टम में कितने डाइपोल्स बन सकते हैं। तो देखिए +Q -Q, इधर -2 हैं तो एक -Q के साथ ये बना लेगा, तो एक डाइपोल हमें ये मिल गया। अब एक इधर माइनस बचा -Q, एक इधर से +Q ले लीजिए, एक डाइपोल आपका ये हो गया, दूसरा डाइपोल, एक डाइपोल और 4Q इधर बचा 4Q और -4Q इधर, एक डाइपोल ये बन जाएगा। अब सोचिए 3 डाइपोल्स आपको मिले, तीनों डाइपोल्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग अलग है। इसका √A, ये रेक्टेंगल, ये बीच का साइड क्या हो जाएगा, √A, √2A है ना, √2A हो जाएगा। इसके बीच का A है, इसके बीच का भी √2A, अलग अलग डायरेक्शंस। अब 3 वेक्टर्स का आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। वो जो मैंने फार्मूला लगवाया था अंडर रूट में, वो आपको 3 बार अप्लाई करना पड़ेगा। सोचिए आपको कितना टफ मेथड, लंबा मेथड पड़ जाएगा। पहली चीज़ आपकी कैलकुलेशन लंबी, दूसरी चीज़ आपको ऐसे सिस्टम दे देगा कि आप काउंट ही नहीं कर पाएंगे कि इस सिस्टम में टोटल डाइपोल हमारे कितने डाइपोल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज करेगा, तो हमें एक स्मार्ट मेथड सीखना है। देखिए स्मार्ट मेथड क्या है, हम लोग हमेशा डाइपोल को लिखेंगे, डाइपोल किसी सिस्टम का होता है समेशन, ये समेशन का साइन है QI/RI वेक्टर, I जो है हमारा 1 से n तक। अगर हमारे n डाइपोल है किसी सिस्टम में तो n तक, 2 डाइपोल्स हैं, जैसे इस सिस्टम में 2 डाइपोल्स हैं तो 2 तक जाएंगे। इसको लिखेंगे हम लोग Q1R1 वेक्टर प्लस Q2R2 वेक्टर, ठीक है, प्लस ... QNRN वेक्टर। देखिए इसी प्रॉब्लम को इससे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें अब पोजीशन वेक्टर्स हैं सारे, ये R क्या है, चार्जेस के पोजीशन वेक्टर, R2 है Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर, R1 है Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर। तो हमें पहले एक ओरिजिन बनानी पड़ेगी। आप कहीं पर भी ओरिजिन सेट कर लीजिए, मैंने इस पर फिट कर लिया, इस चार्ज पर, ये हमारा हो गया ओरिजिन, ये हो गया हमारा पॉइंट 0 0, है ना। देखिए इस चार्ज के लिए पहले लिखिए क्या है, A, ठीक, Q1 क्या है, R1 क्या है, A डायरेक्शन I, ठीक, पहला हो गया हमारा Q1R1 हो गया, प्लस Q2 क्या है आपका -2Q, ठीक। R2 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर देखिए लिखने के लिए R2 वेक्टर क्या लिखेंगे, A/2, आधा इधर आए, A/2 किस डायरेक्शन में है, I कैप में, और प्लस ये हमारा A है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा हमारा A, ये हमारा आधा एंगल हो जाएगा 30, ये आएगा cos 30, A cos 30, है ना। तो ये हमारा A cos 30J, है ना। A cos 30 की डिस्टेंस ये हमारी, इधर आए A/2, फिर ऊपर गए A cos 30J, है ना। तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पर A/2I प्लस A cos 30J, ठीक है। हमें टोटल डाइपोल मोमेंट मिल गया हमें। अब देखिए इसको जरा सॉल्व करिए, कैसे, देखिए QAI माइनस, और देखिए 2 कट जाएगा, क्या बचेगा -QAI, दोनों कट गए, अंदर क्या बचा -2QA cos 30J, ठीक। देखिए हमें नेट ये मिल गया -2QA cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, 2 कट गया, हटा दें J। देखिए रिजल्टेंट आप उससे जरा पिछले वाले आंसर से मैच करिए, √2AQ तो मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन क्या थी -J। देख सकते कितना आसान मेथड है ये, आपको कुछ काउंट ही नहीं करना,
है ना। ये आसान, जब बहुत सारे चार्जेस देंगे तो और सिस्टम ये आपको आसान बना देगा। तो आपको हमेशा ये वाला मेथड यूज़ करना है। मैं आगे आपको भर भर के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स इस पर आपको कराऊंगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आप हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। अब हम लोग किसी भी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और पोटेंशियल फाइंड करेंगे किसी डाइपोल की वजह से, ठीक है। तो देखिए हमारा एक ये डाइपोल है, ठीक, इसकी ये डायरेक्शन है, ये हमारा हो गया प्लस क्यू, ये हो गया हमारा माइनस क्यू। थोड़ा मेरे ये मार्कर्स आज थोड़े से कम चल रहे हैं, थोड़ा सा इनकी विजिबिलिटी कम हो सकती है आपको, तो थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये इसका सेंटर पॉइंट है। हमें अगर किसी पॉइंट P पर इसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा मैं कैसे चीज़ों को रिलेट करूंगा, मैंने आपको वो यहाँ तरीका बताना है। 10 मिनट को 10 सेकंड में कैसे हम लोग समेट देंगे, ठीक। देखिए अगर इससे इसका डिस्टेंस कितनी है d, और पॉजिटिव वाले से इसके बीच में एंगल कितना है थीटा, तो इस पॉइंट पर इस डाइपोल की वजह से हमारा जो पोटेंशियल लिखते हैं Vp, ये होता है के की वैल्यू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर हम लोग लिखते हैं Q, ठीक, सॉरी के P cos थीटा अपान R स्क्वायर। ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को, के की जगह अच्छा हम लोग लिख लेते हैं, आप लोगों को और आसानी हो जाएगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपान R स्क्वायर। ये किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल है हमारा एक डाइपोल की वजह से। अब इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से समझिए, सोचिए अगर ये पॉइंट हमारा यहाँ पर होता एकदम बीच में, ठीक, तो जितना चार्ज प्लस की वजह से पोटेंशियल उतना ही माइनस की वजह से पोटेंशियल, माइनस की वजह से निगेटिव, प्लस की वजह से पॉजिटिव, तो जीरो होना चाहिए। क्या फार्मूला जीरो दे रहा है हमारा, देखिए थीटा यहाँ पर हम लोग ले आएंगे तो थीटा क्या हो जाएगा 90, cos 90 की वैल्यू जीरो, तो Vp क्या हो जाएगा हमारा जीरो। तो फार्मूला हमारा सही है एग्जैक्टली, है ना। इस फार्मूले का डेरिवेशन आपको हर एक बुक में मिल जाएगा, 12th की बुक, IIT की बुक, कोई भी बुक उठाइए आप, यूट्यूब पे आप डालिए डाइपोल, तो आपको सबसे पहले यही स्टार्ट कर देंगे इसका फार्मूला ये डिराइव करना। एक लंबा सा 10 मिनट का लंबा जाता है, और एग्जैक्टली सेम तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला डिराइव करते हैं ना। 10 मिनट लंबा, 10 मिनट आप लोग सॉल्व करेंगे, एक लंबा सा, एकदम बहुत आसान सा है। तो मैं आपको डेरिवेशन नहीं कराने वाला हूँ, मैं आपको स्मार्ट तरीके सिखाने वाला हूँ। वो चीज़ मैं नहीं सिखाऊंगा जो हर लोग सिखा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए हमें पोटेंशियल मिल गया, और मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर हमें पोटेंशियल किसी सिस्टम की वजह से फाइंड करना आसान होता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के कंपेयर में, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना टफ होता है। लेकिन अगर हमें पोटेंशियल मिल गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का मैंने तरीका बताया था। पोटेंशियल अगर हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैंने बताया था माइनस डेल V अपान डेल R, है ना, या फिर ये लिखिए डेल्टा V अपान डेल्टा R, ठीक है। अब एक चीज़ लेकिन और महसूस करिए, जितने भी पीछे के फार्मूले थे उनमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सिर्फ R पर डिपेंड कर रहा था। जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर सिर्फ R पर निर्भर कर रहा था ना। जैसे हमने एक यहाँ पर चार्ज लिया, अब यहाँ पर है, यहाँ इससे डिस्टेंस ये कितनी 2 मीटर है। अब इधर आ जाइए, अब भी डिस्टेंस 2 मीटर है, इधर आ जाइए, अब भी डिस्टेंस 2 मीटर है। क्या यहाँ पर इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बदलेगा? नहीं, है ना। तो थीटा पर चीज़ें निर्भर नहीं कर रही थी, सिर्फ आर पर निर्भर कर रही थी। अगर थोड़ा सा और आगे चले जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, थोड़ा सा पीछे आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। लेकिन ये फार्मूला देखिए थीटा पर भी निर्भर कर रहा है और आर पर भी निर्भर कर रहा है ना। तो हम लोग ई को लिखेंगे माइनस डेल वी बाई डेल आर। ये हमारी ये पॉइंट चार्ज है, इसकी ये डाइपोल रखा है, इससे आर, अगर आर हम लोग आगे पीछे जाएंगे तो ये बता देगा कि आर के साथ हमारा आर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगी। ठीक है, माइनस हम लोगों ने बाहर ले लिया, माइनस हमेशा बाहर लेते हैं। ठीक, एक टर्म और जोड़ना पड़ेगा थीटा वाला, उसको लिखेंगे हम लोग प्लस 1/r डेल्टा वी बाई डेल्टा थीटा। ये टर्म इसमें और लोग ले लेंगे क्योंकि इसमें थीटा वाला टर्म भी है। ठीक है, थीटा देखिए, तो हमने देखा कि हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला में कॉस थीटा भी आता है और आर भी, दोनों की डिपेंडेंसी है ना, तो इसलिए हमारा ये एक टर्म जो है और ऐड हो गया। अब थीटा की डायरेक्शन में भी पोटेंशियल बदलेगा और आर की डायरेक्शन में भी पोटेंशियल बदलेगा। अब इसको और थोड़ा सा क्लियरली समझिए, यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट आता है जो इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन आता है, वो है इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है,
बात समझिए, आर क्या है, आर डिस्टेंस। अगर हम लोग इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो ये यही तो आर है, तो ये हमारा कहलाएगा आर की डायरेक्शन, और इसको हम लोग कहते हैं हमेशा एक्सियल पोजीशन, XIAL एक्सियल पोजीशन, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये जो एक्सिस है ये है एक्सिस ना, इसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो छोटा सा आर बढ़ाएंगे तो हमें, सॉरी ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का है ना, हाँ, तो अगर हम लोग छोटा सा बढ़ेंगे तो पोटेंशियल का डिफरेंस जो हम लोगों को आएगा वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। अब थीटा की डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डिस्टेंस देखिए नीचे, इस डिस्टेंस के साथ दिखा रहा है, पर ये कौन सी डिस्टेंस है, आर डी थीटा। आप ध्यान करिए कि जब एक सर्कल होता है, सर्कल में ये आर होता है, अगर इधर आप गए छोटा सा डी आर गए, लेकिन अगर इधर गए तो आर तो फिक्स है आपकी, यहाँ पर भी गए तो आर ये भी है, ये डी थीटा आप पढ़े, तो ये डिस्टेंस जो होती है वो आपकी होती है आर डी थीटा। तो मतलब इस डायरेक्शन में अगर हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए आर हमारी फिक्स्ड है, तो ये छोटा सा डी थीटा हम लोग गए तो ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, आर डी थीटा। बात समझ में आ गई। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारी ये है, तो इधर बढ़ने पर जो हमारा पोटेंशियल में चेंज आएगा वो तो इधर जो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालेंगे, ऐसे, ठीक है। और ये पोजीशन जो हमारी कहलाती है, इसके जस्ट पर ये कहलाती है इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। ये हमारी हो गई इक्वेटोरियल पोजीशन। बात समझ में आ गई। तो आपको यहाँ पर एक्सियल और इक्वेटोरियल में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार आपको कई सारे लोग यूट्यूब पे मैंने देखा है खुद के गलत पढ़ा दिए हैं, वो क्या बोल दिए हैं कि किसी भी पॉइंट पर एक्सियल पोजीशन जो होती है वो ये होती है, इसकी डायरेक्शन, ये जो एक्सिस है डाइपोल की एक्सिस, इसकी डायरेक्शन। उन्होंने कह दिया कि एक्सियल पोजीशन जो है इस जगह पर देखा जाए, अगर ये पॉइंट देख लिया जाए ना, वहाँ पर गंदा हो जाएगा, तो कहते हैं एक्सियल पोजीशन इस एक्सिस के पैरेलल होती है और इक्वेटोरियल पोजीशन इसके परपेंडिकुलर, ऐसी, पर ऐसा नहीं है, ये वाला सही है, ठीक। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए अब पोटेंशियल के फॉर्मूले को जरा हम लोग डिफरेंशिएट करके दोनों डायरेक्शंस निकालेंगे, है ना। ये हमारा क्या कहलाएगा, इसको हम लोग कह देंगे ई एक्सियल, ठीक है, और इसको हम लोग कह देंगे ई इक्वेटोरियल, ठीक। तो चलिए हम लोग पहले निकालते हैं ई एक्सियल, क्या है, माइनस डेल अपान डेल आर के पी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। चलिए डिफरेंशिएट करिए, क्या मिलेगा, के पी अपान आर, सॉरी के पी कॉस थीटा। अब देखिए डेल बाई, ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया, सिर्फ अंदर क्या बचा, 1 अपान आर स्क्वायर, ये तो पूरा कांस्टेंट टर्म हो गया ना, इसको बाहर ले लिया हम लोग, अंदर बचा सिर्फ ये माइनस भी है, 1 अपान आर स्क्वायर। अब 1 अपान आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते हैं तो क्या आता है हमारा, इसका आएगा माइनस के पी, ये बाहर वैसे ही लिख लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस 2 अपान आर क्यूब। तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या हो गया, 2 माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा के पी 2 के पी कॉस थीटा अपान आर क्यूब, ठीक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लीजिए और के को नीचे कर दीजिए, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कौन सी डायरेक्शन होगी हमारी, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल डायरेक्शन, ठीक है। एक्सियल डायरेक्शन का हमें पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल डायरेक्शन में हमें मिल गई, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इक्वेटोरियल, क्या करना है, माइनस 1 अपान आर डेल वी बाई डेल थीटा। देखिए डेल वी बाई, अच्छा के पी, अब आर भी बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, डेल बाई डेल थीटा कॉस थीटा। बात समझ में, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस और माइनस ये गायब हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा, के पी साइन थीटा, इसको नीचे कर लें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान आर क्यूब, ठीक है। ये हमें मिल गई इक्वेटोरियल पोजीशन। बात समझ में आ गई आपको मिल गई एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और आपको मिल गई इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, ऊपर में 2 आ रहा है, इसमें 2 ऊपर नहीं है, इधर cos थीटा आ रहा है, इधर sin थीटा आ रहा है। पर मैंने आपको बताया कि अगर आप फिजिक्स में सिर्फ फार्मूले पढ़ रहे हैं तो आपको फिजिक्स बहुत ही बुरी लगेगी अगर आपको फार्मूलों का इंट्यूशन नहीं है, या आपको चीजें इंट्यूशनली पता होनी चाहिए। कैसे, चलिए देखते हैं, इसका इंट्यूशन ग्रो करते हैं ना, फार्मूले से काम नहीं चलेगा। चलिए इंट्यूशन ग्रो करते हैं, बात समझिए। चलिए ये भी रफ कर दूं, मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। बात समझिए, अगर हम लोग ये पोजीशन ले लें, ये पोजीशन कोई, ठीक। अब सोचिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इधर की ओर होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इधर की ओर। इन दोनों के एक कंपोनेंट इसका इधर, इसका कंपोनेंट इधर, तो
क्या ये दोनों कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, क्योंकि डिस्टेंस चार्जेस सभी इक्वल है, दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट। तो क्या इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कौन सी, एक्सियल, ये मिला है तो ये एक्सियल हो गई, जीरो होनी चाहिए, हमें दिख रही है जीरो होनी चाहिए। देखते हैं क्या फार्मूला जीरो दे रहा है, कौन सा एक्सियल का है, ये एक्सियल का है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 90, मैंने थीटा क्या बताया, पॉजिटिव चार्ज से ये लेते हैं ना, थीटा 90 हो गया हमारा। ये एक्सियल देखिए जीरो आ रहा है, मतलब हमारे फॉर्मूले वगैरह क्या है, सब कंसिस्टेंट है, सब सही है ना। ये आपको जितना चीज़ें आप रिलेट करके समझेंगे, आप फार्मूले से समझेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, आप ITZ वगैरह क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको इंट्यूशन से भी समझ में आनी चाहिए चीज़ें, है ना। चलिए अब ये देखते हैं, अगर ये पोजीशन हम लोग ले लेते हैं, ठीक, अब सोचिए इस पोजीशन पर इन दोनों चार्जेस क्यू की वजह से, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, प्लस क्यू की वजह से इधर, पर इनके मैग्नीट्यूड अलग अलग है, क्योंकि प्लस क्यू इसके पास है पॉइंट के, माइनस क्यू दूर है, तो ये ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा है ऊपर वाला और नीचे वाला कम है, तो जीरो नहीं होना चाहिए। पर इधर की ओर तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी की वजह से है ही नहीं, चार्ज की वजह से, है ना, तो इधर वाला होना चाहिए क्या, जीरो। अब ये एक्सियल पोजीशन, अब एक्सियल पोजीशन ये हो गई ना, देखिए यहाँ पर एक्सियल पोजीशन इधर थी, तो अब एक्सियल पोजीशन इससे इस पॉइंट को मिलाएंगे तो इसकी डायरेक्शन में हो गई है एक्सियल पोजीशन। अब यहाँ पर देखिए थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री, है ना, जीरो। अब देखिए साइन जीरो, क्या हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन ये है, क्या इधर जीरो होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए साइन जीरो रखेंगे जीरो आ जाएगा, ये जीरो हो गया, पर ये वाला जीरो हमारा नहीं होगा। तो बात समझ में, ये फॉर्मूले आपको कंसिस्टेंट दिख रहे हैं। अब ठीक है, अब एक चीज़ और करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, हमें किसी भी पॉइंट पर दो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर मिली, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर मिली, पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए किसी पॉइंट पर, है ना। इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ऐसी होगी, ई नेट, इसको कैसे निकालेंगे, ई नेट होगा हमारा, दो परपेंडिकुलर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो परपेंडिकुलर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर प्लस ई एक्सियल का स्क्वायर कर लेंगे, है ना। इन दोनों फार्मूलास का स्क्वायर करेंगे हम लोग, इन दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, तो हमारा जो रिजल्टेंट आता है, जो रिजल्ट आएगा इन दोनों का, वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने देखा होगा कई बुक्स में ये फार्मूला दिया हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r³, एक्चुअली p/r³ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। बात समझ गई। अब देखिए ये फार्मूला रिजल्टेंट है। अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इनके साथ मैच करिए। यहाँ पर अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो ये कंपोनेंट जीरो हो गया था, ये वाला, है ना, सिर्फ ये बचा था। तो देखते हैं इसमें अगर हम लोग क्या रखें, थीटा जीरो, तो क्या थीटा जीरो रखेंगे तो ये कंपोनेंट जीरो, सिर्फ ये मिला था, इसमें रखिए थीटा जीरो, 3 + 1 cos थीटा 1 हो जाएगा, 3 + 1 4 का अंडर रूट 2 आ गया आगे, है ना। देखिए इस फार्मूले में भी 2, ये दोनों फार्मूले सेम हो गए, क्योंकि cos थीटा 1, है ना, ये दोनों फार्मूले देखिए सेम हो गए। बात समझ में। अब इस पोजीशन पर आइए, थीटा 90 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, p और थीटा 90 रखेंगे, ये देखिए p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³, p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³, क्या दोनों फार्मूले आपको सेम मिल रहे हैं। तो ये है रिजल्टेंट फील्ड, किसी भी पॉइंट पर रिजल्टेंट फील्ड। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब एक बात और समझिए, अगर पूछ लिया जाए आपका इस रिजल्टेंट फील्ड का एक्स एक्सिस से, है ना, एक्स एक्सिस से नहीं, एक्चुअली इस रिजल्टेंट फील्ड का इस एक्सियल पोजीशन से क्या एंगल है ना, डायरेक्शन भी पूछ सकता है आपसे। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए tan थीटा, tan फाई, सॉरी फाई, है ना, tan फाई, ये हो गया हमारा tan फाई, हम लोगों ने मान दिया इसको फाई। देखिए tan फाई लंब बटे आधार, लंब क्या है, ये वाली पोजीशन ना, ई इक्वेटोरियल अपान आधार, ई एक्सियल। अगर इन दोनों को आप लोग डिवाइड कर दें तो इक्वेटोरियल पे आया आपका क्या आया था फार्मूला, इन दोनों को अगर आप लोग डिवाइड करते हैं तो वह आपका कट पिट क्या आ जाएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं, हमारा आ गया था डिवाइडेड आर की डायरेक्शन में आया था 2/r³, 2p cos थीटा एक्सियल इक्वेटोरियल, ये हमारा आएगा साइन थीटा अपान 2 cos थीटा। दोनों फार्मूला रखेंगे, बाकी सब कट जाएगा, ये बचेगा ना। तो हमारा आ गया tan फाई = tan थीटा/2, ठीक। ये हमारा जो है रिजल्टेंट का एक्सियल पोजीशन से एंगल आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो इस जो पूरे लेक्चर में जो ब्यूटी है वो ये है कि आपको गधों की तरह लग नहीं जाना है
कि आप 10 मिनट का बैठे एग्जाम में सोच रहे हैं, भूल जाए, कोई आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है ज़्यादा। आप तरीके समझिए, है ना, जो मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया वो एक की है, इस पूरे लेक्चर का की पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए। आप थोड़ा स्मार्ट बनिए अगर आपको इंटरेस्ट देना है तो आपको आई होप कि सारा लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना मेल दे रखा है ना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, मैंने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे अपनी लिंक दे रखी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अपना डाइपोल का कुछ टॉपिक बच गया है। जैसे डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, उस पर टॉर्क लगेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल को रोटेट करने में वर्क डन, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।